प्रश्न हल करके बताए थे। तो जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिएगा, ताकि जानकारी हमको हो जाए कि आपकी किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। 91 देखो दिया गया है कि वस्तु जब द्रव में तैरती है तो उसका उत्प्लावन बल होता है, कितना होता है? 0 होता है। वस्तु के भार से अधिक होता है, वस्तु के भार से कम होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा वस्तु के भार से अधिक होता है, तभी वस्तु द्रव में तैर पाती है। 92 नंबर प्रश्न दिया गया है कि स्वस्थ नेत्र से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने हेतु न्यूनतम दूरी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या 25 इंच। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 25 सेंटीमीटर। कई बार हमने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है फोकस बिंदु, प्रकाश केंद्र, आपतन बिंदु, परावर्तित बिंदु। तो आपका देखो राइट आंसर इसमें होगा प्रकाश बिंदु, जिसको वक्रता केंद्र भी कहा जाता है। तो उस बिंदु से होकर जब कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो बिना विचलित हुए आप आर पार जो है चली जाती है। 94 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कांच का अपवर्तनांक होता है तो 1.5 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 95 दिया गया है कि जूल इकाई है, तो जूल किसकी इकाई है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है जूल। कभी कभी आप लोगों को कार्य मात्रक, अगर जो केवल कार्य मात्रक होगा तो कार्य होगा, और जूल होगा तो जूल होगा। अगर जूल और कार्य दोनों दिए होंगे तो दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो आपको कार्य करने की क्षमता है वही ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक सेम होते हैं, जूल ही होता है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपका 96 नंबर दिया गया है, धातु निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? तो कोई धातु होती है और ठोस होती है, और ठोस में जो ऊष्मा का संचरण है वो आपका संचरण विधि से होता है ना। संचरण विधि से धातु जो है गर्म होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संवहन विधि से जो है कोई भी द्रव गर्म होता है, और विकिरण विधि से वातावरण गर्म होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 97 नंबर, ध्वनि, मनुष्य ध्वनि सुन सकता है यदि आवृत्ति हो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज वाली आवाज़ को चमगादड़ सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को कुत्ता सुन सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया 98 नंबर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल बराबर होता है किसके? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सेकेंड वाला, 273 केल्विन के। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपका जाएगा मापन की एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो भैया न्यूटन होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऊष्मा संचरण की निम्न में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो आपकी देखो दिया गया है, विकिरण विधि में नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 101 नंबर, किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास आलम्ब और भार के बीच में होता है? आयास जो होता है वो आलम्ब और भार के बीच में होता है। तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 102 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि कौन सी वायुमंडलीय गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि वातावरण का गर्म होना, वही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी लिखते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी रासायनिक सूत्र भी दे देता है। तो रासायनिक सूत्र CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन तो जानते हो N2 से लिखा जाता है, ऑक्सीजन O2 से, आर्गन आपका AR से। 103 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? मोमबत्ती का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, चौथा वाला आपका सही हो जाएगा, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। 104 नंबर प्रश्न दिया गया है कि धातुओं का गुण नहीं है। तो
तो धातुओं का गुण नहीं है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका भंगुरता, भंगुरता यही आपका ऑप्शन है। भंगुरता कोई गुण इनका नहीं होता, क्योंकि धातुएं भंगुर नहीं होती हैं, क्योंकि धातुओं को पीटने पर वो क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं, तो भंगुर नहीं होती। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला देखो ऑप्शन आपका विद्युत चालकता दी गई है, आघात वर्धनता और तन्यता होती है, उच्च घनत्व, ये सब आपका होता है, लेकिन भंगुरता नहीं होती। 105 नंबर प्रश्न दिया गया, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस CO2 है, द्रव CO2 है, गैस CO2 है, या ठोस CO है? कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ लिखा है, CO का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ठोस CO2, जिसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। और यह जब पिघलती है तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, ना कि द्रव में। तो द्रव में नहीं बदलती, ध्यान रखना, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। 106 नंबर पर प्रश्न पर चलते हैं। तो आपका दिया गया है कि निम्न में से किस गैस का प्रतिशत हवा में सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में हवा है, और हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है, 78% लगभग है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन आपकी 21% के लगभग है, और अगर आर्गन गैस इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद कार्बन गैस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे आपका दिया गया है कि निम्न में से मिश्रण है, तो मिश्रण कौन सा है? हीरा, तेल, शक्कर, हवा। तो हवा आपकी मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है ये सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हवा जो है कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो में ये चीज़ बताई है आपको। 108 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है? तो क्लोरीन आपकी द्रवस्था में, ब्रोमीन द्रवस्था में, सोडियम भी द्रवस्था में, और तीसरा वाला आयोडीन आपका राइट हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसको हम धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, इसको हम धावन सोडा कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। क्या होता है? NaCO3। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि फ्लोरीन अपर रूप है। फ्लोरीन किसका अपर रूप है? 110 नंबर प्रश्न आपका है। कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, या सल्फर का है? तो फ्लोरीन जो है आपका कार्बन का अपर रूप होता है। ध्यान रखना है कि कार्बन के आपके 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, और यही आपके मुख्यतः आते हैं और पूछे जाते हैं। 111 नंबर प्रश्न आपका देगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण इसमें है बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है? इसमें जिससे आपके जो स्विच बनाए जाते हैं बिजली वाले, और आपके जो बर्तन होते हैं जिन पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाई जाती है। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण है भैया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या अमोनिया है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 13 नंबर का 112 नंबर का सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? जब जल से क्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जिसको अम्ल वर्षा भी कहते हैं। 113 नंबर प्रश्न दिया गया है, कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 24 कैरेट जो सोना होता है उसमें आपका 100% सोना होता है। कितना होता है? 100% सोना होता है। तो उसी के अनुसार आप 18 कैरेट में सोने का परसेंट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा? 75% आपका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 114 नंबर, दूध से क्रीम निकालने की क्रिया विधि प्रयुक्त की जाती है। तो दूध से क्रीम निकालने की किसी विधि का प्रयोग करते हैं? तो अपकेंद्रण, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 115 नंबर, एगेरिकस। एगेरिकस यानी कुकुरमुत्ता जो है वो क्या है? स्वपोषी है, परपोषी है, मृतोपजीवी है, या सहजीवी है? तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, मृतोपजीवी होता है कुकुरमुत्ता। ये जहाँ पर आपकी जैविक खाद वगैरह होती है, या जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ उन स्थानों पर कुकुरमुत्ता उग जाता है, तो इसीलिए इसको मृतोपजीवी कहा जाता है। और 116 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा यकृत। यकृत जो है आपका हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होता है, बाकी ये तीनों
हेपेटाइटिस से प्रभावित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 117 नंबर, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? यानी आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जड़ खाया जाता है या कलिका खाई जाती है या फल? तो इसमें आपका चौथा वाला सही होगा, तना। तना जो है आलू का खाने योग्य भाग होता है। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको, आलू ये क्या होता है? तना होता है और उसी को हम खाते हैं। 118 नंबर प्रश्न दिया गया है कि चमगादड़ को किस वर्ग में रखा जाता है? तो स्तनधारी, उभयचर, पक्षी या सरीसृप? तो इसमें राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट, स्तनधारी। चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है क्योंकि यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है तो पक्षी, बट इसको जो है स्तनधारी कहते हैं कि यह अपने बच्चों को दूध पिलाता है क्योंकि स्तनधारी वर्ग होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 119 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 119 नंबर प्रश्न आपका वेरी आईएमपी में इसको रखेंगे, ध्यान रखेंगे। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे। 120 नंबर प्रश्न आपका देगा, हैजा उत्पन्न करने वाला रोगाणु कौन सा है? तो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जिससे हैजा रोग होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपका 121 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विलिंगी है? अर्थात नर मादा नहीं उसमें होता है, उसमें एक ही जीव में जो है नर मादा दोनों होते हैं। तो इसमें आपका देखो हाथी, इसमें भी नर मादा होता है, बकरी में भी होता है, तो कुत्ते में होता है। तो आपका केचुआ जो है राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ द्विलिंगी जंतु होता है, अर्थात इसमें नर और मादा दोनों एक ही में होते हैं। 122 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका देखो दिया गया है त्वचा, फेफड़े, यकृत और गलफड़े। तो इसमें आपका दिया गया है जो थर्ड नंबर यकृत, ये आपका संबंधित नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न देगा, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो कोशिका हो जाएगा, कई बार आया है। 124 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? तो संवेदी अंग कौन सा नहीं है? सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 124 नंबर का राइट आंसर होगा दांत। तो शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और दांत उनमें से नहीं है। तो यही आपका संवेदी अंग नहीं है, दांत। बाकी ये आपकी 3 जो है संवेदी अंग दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका 125 नंबर दिया गया है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कहाँ पर? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा, पानी, मृदा में, सजीवों के शरीर पर, सजीवों के शरीर के अंदर या उपरोक्त सभी जगहों पर। तो सूक्ष्म जीव भैया होते हैं आपके उपरोक्त सभी जगह पर। सूक्ष्म जीव कण में विद्यमान है। जिस प्रकार से ईश्वर जो है कण में विद्यमान है, उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव क्या है? कण में विद्यमान है। अतः सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। तो इसका ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और जितना भी वीडियो डाला जाता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके नंबर अच्छे से आ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट